लॉकडाउन में कुमार सर की कोचिंग जो है ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गई थी क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थे, तो उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से ही अपनी क्लासेस को जारी रखने का निर्णय लिया। तो कुमार सर को एक टीचर ने सजेस्ट किया कि आपकी क्लास में एक अंकित आता है और उसको एक बार आप बुलवाइए, वो कर सकता है कुछ। तो कुमार सर ने मेरे को कॉन्टेक्ट किया, बोले 4 दिन बाद क्लास लेनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, कर लोगे क्या? तो मैंने हाँ कर दिया। मैंने बताया मैं मना नहीं करता था। पहुँच गया स्टूडियो, सामने कैमरा लगे थे, एकदम से गिर गया बेहोश होकर के। अचानक मुझे पता भी नहीं चला और मैं गिर गया। साथियों नमस्कार। साथियों, आपने हमको देखा होगा हमारे YouTube चैनल पर, और हो सकता है कुछ हमारे ऐसे भी साथी हों जो कभी क्लास में मेरे से रूबरू हुए हों। मेरा नाम अंकित दुबे है। मैं यूपीएससी की कोचिंग्स में अलग-अलग सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करता हूँ। इस पद को लोग टीचर कहते हैं या फैकल्टी कहते हैं, लेकिन मैं आप सभी का साथी हूँ जो आपको अलग-अलग विषयों पर मदद करता हूँ आईएएस एग्ज़ाम निकालने के लिए। हम लोग लंबे समय से कोचिंग्स में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स में। पिछले साल मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स के नाम से। फिर हमने पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स स्टार्ट किया और हमारा इंस्टाग्राम चैनल अंकित दुबे जी नाम से है। उसको भी आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया करने आया हूँ कि किस तरह से एक फ़ेल्ड इंसान, एक सोशली फ़ेल्ड इंसान जो समाज में फ़ेल है, जो परीक्षाओं में फ़ेल है, जो क्लास में फ़ेल है, जो घर में फ़ेल है, जो रिश्तों में फ़ेल है, जो हेल्थ में फ़ेल है, जो शायद दुनिया के कई मामलों में फ़ेल है दुनिया की नज़र में, वो आप लोगों की नज़र में बड़ा पास होता हुआ महसूस कर रहा है। बचपन से घरवालों ने हर तरीके से सुविधा दी, आज भी देते हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं। एक अच्छी खासी हमारी फैमिली है और हमेशा से सपोर्ट करती आई है। स्कूल में भी उन्होंने प्रयास किया कि मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ूँ। स्टार्टिंग से लेकर के 5th क्लास तक हम जिस स्कूल में पढ़े या जिस स्कूल में हमको भेजा गया था, वहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी बच्चों की। किसी क्लास में 5 बच्चे होते थे, किसी में 6 बच्चे होते थे, किसी में 4 बच्चे होते थे। कॉन्वेंट स्कूल था बहुत छोटे स्तर का। फिर घरवालों को लगा 6th क्लास से हमें कुछ अच्छी एजुकेशन के लिए एक बड़ा कॉलेज चुनना चाहिए, बड़ा स्कूल चुनना चाहिए। तो एयरफोर्स स्कूल आगरा में मेरा एडमिशन हुआ, जहाँ मुझे क्लास में पहली बार 39 स्टूडेंट्स की क्लास मिली। 39 स्टूडेंट्स में एक बार से जाकर के मुझे बड़ा अजीब-सा लगने लगा। मैंने कहा ये मैं कहाँ आ गया? और हर किसी में एक अलग तरीके की रेस थी। ए4 स्कूल का आपको पता है किस तरह का माहौल होता है। बड़ा अच्छा माहौल था, डिसिप्लिन्ड माहौल था, एक अलग एनवायरनमेंट था, पढ़ाई-लिखाई की बड़ी वहाँ पर जो है वैल्यू थी और लोग एक-दूसरे का बड़ा रिस्पेक्ट करते थे पढ़ाई-लिखाई के टर्म्स में। बहुत रिस्पेक्टेड स्कूल था हमारा। लेकिन हम चूँकि कभी इस माहौल में रहे नहीं, देखा नहीं, तो एकदम से पहुँचे, तो मैं इतना झिझका हुआ लड़का था, इतना खोया हुआ, इतना दबा हुआ सा लड़का हो गया मैं वहाँ जा कर के कि क्लास में जब एग्ज़ाम हुए, तो 39 स्टूडेंट्स में से मेरी रैंक आई 38th। शायद 2 या 3 सब्जेक्ट में मैं फ़ेल भी हुआ था और ये फ़ेल का सिलसिला 6 में लगा रहा, 7 में लगा रहा, 8 में लगा रहा, 9 में लगा रहा। लगातार मैं किसी न किसी 1 आध 2 सब्जेक्ट में फ़ेल होता ही था। तो चलता रहा, घर पे हम ट्यूशन पढ़ते थे, ट्यूशन में हमारे अच्छे नंबर आते थे, लेकिन स्कूल में नंबर ही नहीं आ रहे थे। तो करते-करते विद द टाइम क्या हुआ, मैं एक ऐसा व्यक्ति बन गया था, जो ना अपनी बात किसी से कह पा रहा था क्योंकि स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। घर पे हिम्मत नहीं थी कि किस मुँह से कहें, नंबर आते नहीं हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, कोई हमारे अंदर टैलेंट नहीं है और कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं है। और आस-पास कोई ऐसा मिलने वाला था नहीं। एक अकेला पड़ा हुआ लड़का, इसे कहते हैं आइसोलेशन। बिल्कुल आइसोलेटेड जो चाइल्ड होता है। आप में से हो सकता है कइयों के साथ ऐसा हुआ हो। आप में से कइयों के आस-पास ऐसे बच्चे होंगे, जो इस तरह के वातावरण में जी रहे होंगे। पहले सोशल मीडिया नहीं था। ये आइसोलेटेड चाइल्ड किसी से बात नहीं करता था, घर में रहता था, चुपचाप रहता था। 11th से ही प्रेशर लगा कि साहब आपको आईआईटी में जाना है, आपको इंजीनियरिंग करने जाना है। जिन लोगों को जो लोग 2008, 9, 10 के आसपास के बैचेज़ के हैं, उन्हें पता होगा उस दौरान इंजीनियरिंग का कितना ज़्यादा बूम था और आईआईटी में जाना हर किसी के लिए एक सपना हुआ करता था। हमने भी सपना पकड़ लिया। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर से आवाज़ आ रही थी, एक प्रेशर था, पीयर प्रेशर था। अब आप किसी से कहें कि साहब हमारे साथ तो ऐसा हुआ, वो कोई कहेगा कि हमने तो आपसे कहा ही नहीं आप इंजीनियर बनो, आप क्यों बन रहे हो? कहता कोई नहीं है, लेकिन आप जिस माहौल में रहते हैं, स्कूल में, ट्यूशन में, घर पे, सोसाइटी में, कॉलोनी में, वो माहौल आपको कहीं न कहीं ये महसूस करा देता है कि आपको यही करोगे तो ही अच्छा होगा, वरना नहीं होगा। मजबूरी में आईआईटी की तैयारी करी। अब उसमें और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया, जिससे 11th पास नहीं हो रही ठीक से, वो आईआईटी की तैयारी क्या करेगा? कर रहे थे। 12th में कोशिश करी,
आईआईटी की तैयारी और 12th साथ करने की। तो 12th भी हम करते गए और 12th में भी 79.2% आए। इस बार भी थोड़े ठीक-ठाक नंबर आ गए थे, 2-4 जाने-पहचाने दोस्तों से ज़्यादा ही आ गए थे। तो हल्का-सा मामला सेट हुआ, लेकिन जैसे ही 12th खत्म हुई तो सब फिर से तितर-बितर हो गए। 12th के बाद फिर हमने ड्रॉप किया। अब 12th के बाद घटना एक दूसरी घटित हुई। 12th के बाद 2011 में हम मथुरा गए और मथुरा में गोवर्धन की परिक्रमा होती है, तो वो मैं पहली बार करने गया था और शायद अभी तक आखिरी बार ही करी है वो। तो उस परिक्रमा को जब मैं कर रहा था और लगभग पूरी हो गई थी, लगभग 24 किलोमीटर के आसपास की वो है, पूरी रात हम चले। तो मैं अगले दिन सुबह एकदम से गिर गया, बेहोश होकर के। अचानक मुझे पता भी नहीं चला और मैं गिर गया। तो घरवाले हैरान हुए कि ये क्या चीज़ हुई? तो उन्होंने उनको लगा शायद थक गया होगा या इस वजह से गिर गया होगा। ठीक है, मैं घर पहुँचा। 3-4 महीने बाद मैं ऐसे ही बैठा हुआ था घर पे, अचानक से फिर गिर गया। तब घरवाले और ज़्यादा चिंतित हुए तो डॉक्टर के पास लेके गए। आगरा में बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, उनके पास लेकर के हमें गए। डॉक्टर साहब का कहना था कि साहब आपको एपिलेप्सी है, मिर्गी है। लेकिन मिर्गी का ऐसा कोई सिम्पटम था नहीं। मिर्गी वालों का अलग हिसाब-किताब रहता है सिम्पटम का, लेकिन हमारा कुछ ऐसा था कि अचानक से गिर जा रहे थे। अब ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। हमने 1 साल ड्रॉप किया 12th के बाद, तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान ये सब हो रहा था। करते-करते ये हुआ कि आईआईटी में तो हुआ नहीं, एआईट्रिपल में भी कुछ खास रैंक नहीं आई थी, एआईट्रिपल में कम रैंक आई थी। उस समय एनआईटी कॉलेजेस में जाने के लिए एआईट्रिपल का एग्ज़ाम देना होता था, तो उसमें हमारी रैंक बहुत कम आई थी। इतनी आई थी कि देहरादून में कॉलेज मिल गया था डीआईटी, देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 12th के बाद हम जैसे ही देहरादून पहुंचे बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, तो देहरादून में भी हमें सेम चीज़ देखने को मिली। वहाँ पर देश के अलग-अलग कोनों से लोग आए हुए थे, कोई बड़े खानदान से था, कोई छोटे परिवार से था, कोई यूपी, बिहार से था, कोई दिल्ली, उत्तराखंड से था, कोई अलग-अलग जगहों से लोग थे। वहाँ पर अलग-अलग तरह का लोगों में कॉम्प्लेक्स था। किसी को लगता था कि वो सुपीरियर है, किसी को लगता था कि हम इन्फीरियर हैं, तो वहाँ भी हमने सेम चीज़ झेली। वहाँ भी अकेले रहे, लेकिन वहाँ हमारा एक मित्र ऐसा बना जो बिहार के थे, अभी भी मेरे मित्र हैं। उनका नाम है विकास कुशवाहा, हम उनको प्यार से विकास जी कहते हैं, जो लगातार एक साए की तरह मेरे साथ रहे, बीटेक की क्लास में भी और हम लोग रूममेट भी थे। हम लोग बीटेक के दौरान पढ़ाई-लिखाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे और कैसे भी करके अपने आप को अलग-अलग चीज़ों में इंडल्ज रखते थे। हम कोशिश करते थे कि टीवी देखते रहें, न्यूज़ देखते रहें। न्यूज़ के ज़रिए में पता चला था कि अभी-अभी नए-नए इलेक्शन हो रहे हैं, 2014 की बता रहा हूँ मैं। तो इलेक्शंस में हम देखते थे नरेंद्र मोदी नाम के कोई नेता आए हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े वर्कोहॉलिक हैं। तो हमें लगा इतना काम इस अवस्था में कोई व्यक्ति कर रहा है तो कुछ सीखने जैसा है। तो हमको भी लगा कि खाली टाइम हम पे रहता है, हम भी कुछ सीखें। तो हम लोगों ने थोड़ी ही दूर पर संगीत अकेडमी में संगीत सीखने का हमने निश्चय किया और मैं और मेरा दोस्त वहाँ पर वो गिटार सीखते थे और मैं वोकल सीखने के लिए जाने लगे। तो वहीं पर हमें पता चला बंगाली समिति के लोगों के ज़रिए कि जहाँ हम लोग रहते थे, हमारे ही घर के पास रामकृष्ण मिशन था, जहाँ हम कभी गए ही नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और जो मिशन था, वो आश्रम और मिशन दोनों था, जहाँ पर गुरुजन भी रहते थे और वो एनजीओ की तरह लोगों की सेवा भी करता था। हम वहाँ पर जाने लगे और वहाँ पर जाकर स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने लगे और नरेंद्र नाथ दत्त के बारे में जब हम पढ़ते थे, स्वामी विवेकानंद का नाम था, तो हमें पता चला कि जीवन का उद्देश्य तो ये होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे ईश्वर को प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। राजयोग यानी कि ध्यान के ज़रिए, जैसे गौतम बुद्ध। दूसरा भक्ति योग, यानी कि इतनी ज़्यादा भक्ति करो, इतना ज़्यादा प्रेम करो किसी से कि हर जगह आपको वही दिखाई दे, कृष्ण कहते थे। तीसरा था कर्म योग, काम इतना ज़्यादा करो, इतने वर्कोहॉलिक हो जाओ कि काम में ही आपको ईश्वर दिखाई दे। और अगला था ज्ञान योग, ज्ञान के ज़रिए ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करो। तो हमने तय किया कि कर्म योग के ज़रिए हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और अब जीवन में कुछ ऐसा करेंगे कि दिन भर इतना काम करें कि इस देश के काम आ सकें। यही वो कालखंड था जब बीमारी मेरे सर चढ़ के बोल रही थी, हर कुछ महीने पे मुझे दौरे पड़ रहे थे, कभी भी किसी वक़्त कहीं भी गिर जा रहा था और स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं अपने शरीर को अब सँभाल नहीं पा रहा था, कहीं भी अकेला जाता भी नहीं था मैं। लोगों के बीच मज़ाक का पात्र तो बना ही हुआ था कि अरे ये क्या ये आदमी है, कहीं भी गिर जाता है, इसके साथ कहीं नहीं जाएँगे। पर मैं खुद के साथ क्या चैलेंजेस झेल रहा था, मैं जानता हूँ। बीटेक हम करते रहे, वो तो नाम मात्र के लिए चल रही थी, लेकिन इन सब चीज़ों के ज़रिए स्वामी विवेकानंद के आश्रम में जाने से हमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ से एक ऐसी ऊर्जा मिल गई थी कि अब हमें किसी इंसान के साथ की ज़रूरत नहीं थी। हमें अब किसी से कोई अपेक्षा नहीं कि हमारा दोस्त बने या हमारे साथ बैठे, ना। अब दिमाग में बस ये था कि अपने आप को इस लायक बनाना है कि हम इस देश के काम आ सकें। हम लोगों ने रूम पर बैठ कर के बहुत किताबें पढ़ी उस वक़्त।
हमने कई लोगों के यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे, इंटरव्यूज़ देखे, कई हस्तियों के देखे, जिसमें बॉलीवुड एक्टर्स थे, नेतागण थे, खिलाड़ी थे, कवि थे, हर तरह के लोगों को जानने की कोशिश करी और हमें याद है कि तब से लेके अब तक हम करीब-करीब 3 से 4 हज़ार लोगों का इंटरव्यू देख चुके हैं यूट्यूब पर और किताबों के माध्यम से। ताकि हम कैसे भी ये प्राप्त करें कि भाई ये करते क्या थे अपने जीवन में। मैं आज भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो सबसे पहले उन लोगों के बारे में पढ़ें, जिन्होंने कुछ किया है या जानें या सुनें। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आप और वो अलग नहीं हैं। ये सोसाइटी हमेशा महसूस कराती है आपको कि आप अलग हैं और आप इन्फीरियर हैं। नहीं, आप उन लोगों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी को कहते हैं कंपनी। हम और आप जिस समाज में रहते हैं वो एक एवरेज समाज है और हम बनना चाहते हैं बड़ा। अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो कंपनी बड़ी रखो। अगर बड़ी कंपनी में जा नहीं पा रहे तो किताबों के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से उस कंपनी को अपने आस-पास रखो। वही करने के लिए हमने पहले बीटेक लगभग खत्म किया, फिर एमटेक भी हमने 2 साल इसलिए ही करी थी कि हम इस कंपनी को कंटिन्यू कर सकें। जब मेरे रिश्तेदारी में पता चला, दूर-दराज के रिश्तेदारों को कि मैं एमटेक कर रहा हूँ, तो वहाँ भी मेरा मज़ाक उड़ा कि अरे वो क्या एमटेक करेगा, उसको तो कब कहाँ गिर जाता है कुछ पता ही नहीं है, उसका कल का भरोसा नहीं है, वो क्या एमटेक करेगा? मैंने कहा करेंगे। ठाकुर जी हमें एमटेक करवाएँगे, ठाकुर जी हमें ज़िंदा रखेंगे और ठाकुर जी ही अब आगे की हमारी गाड़ी चलाएँगे। ठाकुर जी से मेरा तात्पर्य है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे। एमटेक खत्म हुई तो नौकरी फिर मिल रही थी एज़ अ टीचर, एज़ अ प्रोफ़ेसर, जहाँ बड़ा कम पैसा दे रहे थे। तो मुझे लगा किसी ऐसी जगह पे जाना चाहिए, कंपनी वगैरह में काम करूँ। तो जुगाड़ से मैंने अपनी नौकरी लगवाई और करीब 33,000 रुपए मेरी सैलरी फ़िक्स हुई। कट-पिट के वो मुझे कुछ 23-24 हज़ार रुपए के आस-पास मिल रही थी। हाईवे बनाने वाली कंपनीज़ में एज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर के असिस्टेंट के तौर पे मुझे रखा गया। मैं गया फैज़ाबाद, करी नौकरी। दिन और रात वहाँ पर नौकरी करनी होती थी, धूल में परेशान हो रहे हैं, भाग-दौड़ कर रहे हैं और पूरे महीने आप अपना जो है पूरा खपा रहे हैं, तब आपको थोड़े से पैसे मिलते थे, तो लगता था जैसे किसी ने एक बूँद टपका दी कि ले चल खुश हो जा। एक दिन मुझे लगा कि मैं ऐसे आज यहाँ 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहा हूँ। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल करूँगा तो ये हो सकता है बढ़ के 50,000 हो जाए, इतना इंक्रीमेंट होगा। क्यों ना मैं एकदम नौकरी छोड़ दूँ और तैयारी करूँ किसी सरकारी नौकरी की और हो सकता है मैं कुछ अच्छा कर लूँ। वहाँ से अचानक मैंने अगले दिन ये निर्णय लिया कि अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और घर जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा था, पिताजी को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल आइए। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि आपको ये करना ही पड़ेगा, कोई घर से प्रेशर नहीं था, बट हाँ मैं चल दिया। अब मैंने कहा क्या करें? तो मैंने कहा मैं देहरादून में था तो मैंने कोचिंग लगाई थी आईएएस की और मैंने आईएएस बनने की भी एक बार सोचा था और मैं गया था कुछ समय के लिए तैयारी करी थी, सीरियसली नहीं करी। लेकिन फिर मैंने सेल्फ स्टडी भी थोड़ी करी, सीरियसली नहीं करी। तो क्यों ना इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि आगरा में आ जाओ, आपको किसी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए तो कुमार सर से ले लेना, बड़े अच्छे सर हैं। तो उनकी कोचिंग है कुमार से आईएएस, तुम वहाँ आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं लगातार उनकी क्लासेस अटेंड करता रहा और ऐसा पहली बार था कि जितने भी दिन मैं वहाँ कोचिंग में गया, मैंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं करी थी। ये पहली बार ऐसा था। ना बीटेक में, ना एमटेक में, ना स्कूल लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं लगातार गया हूँ। ऐसा पहली बार हुआ कि मैं लगातार गया था। लगातार तैयारी करता रहा और दिन और रात मैंने मेहनत करी। मैंने कहा कुछ तो होगा, देखा जाएगा, कहीं तो पहुँचेंगे। और इस बीच मेरी दवाइयाँ बदलती रहीं। पहले मैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रहा था, फिर मैंने होम्योपैथिक स्टार्ट करी, फिर आयुर्वेदिक स्टार्ट करी और फिर लास्ट में मैंने हर्बल दवाइयाँ स्टार्ट करी। और एक बार मैं कोचिंग से ही लौट रहा था तो एक बार बीच रास्ते में मैं गाड़ी चलाते हुए गिर गया और उस समय मेरा सर इतना ज़्यादा फट गया था कि मैं उस दिन निर्णय ले लिया था कि अब इस बीमारी से निजात पाना है। तब हमने फाइनली डिसाइड किया कि किसी ऐसी बेस्ट जगह पर जाया जाए, तो किसी ने एक डॉक्टर के बारे में बताया, हम वहाँ गए और उन्होंने ऐसी दवाई दी कि 2019 से लेके आज 2024 हो गया, मुझे ऐसी कोई बीमारी लौट कर के नहीं आई। वहाँ से बीमारी ठीक होना स्टार्ट हुई और आज पूरी तरह से उस बीमारी से मैं निजात पा चुका हूँ। लेकिन आईएएस की प्रिपरेशन अभी भी चल रही है। इसी बीच लॉकडाउन लगा कोरोना काल में और लॉकडाउन में कुमार सर की कोचिंग जो है ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गई थी क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थे। तो उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से ही अपनी क्लासेस को जारी रखने का निर्णय लिया। अब ऑनलाइन वीडियोज़ बनाने के लिए उन्होंने अपने सब्जेक्ट के तो बना लिए, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के वीडियोज़ बनवानी थे, उनके पास टीचर नहीं था। तो कुम्हार सर को एक टीचर ने सजेस्ट किया कि आपकी क्लास में एक अंकित आता है और उसको एक बार आप बुलवाइए, वो कर सकता है कुछ। तो कुमार सर ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया, बोले 4 दिन बाद क्लास लेनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, कर लोगे क्या? तो मैंने हाँ कर दिया। मैंने बताया मैं मना नहीं करता था, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैंने कहा मैं तो अंग्रेजी माध्यम का हूँ, ये हिंदी में कहाँ से करूँगा? मैंने कहा मैं कर दूँगा।
फिर मैंने हिंदी मीडियम के अपने एक दोस्त से पूछा कि भाई तुम हर इंग्लिश वाले वर्ड का मुझे हिंदी बता दो कि इसको क्या बोलते हैं। तो उसने मुझे लिख करके दे दिया और 4 दिन में मैंने सब रट लिया और रट करके मैं पहुँच गया स्टूडियो। सामने कैमरा लगे थे और मैंने जो है बेधड़क एक तरफ से बोलना स्टार्ट कर दिया और पूरा वीडियो जो है रिकॉर्ड हमारा हो गया। धीरे-धीरे हमारे वीडियोज़ रिकॉर्ड होने लगे और कुमार सर को पता नहीं कहाँ से रिस्पॉन्स पता चलने लगा कि भाई ये सर तो बड़े अच्छे हैं। मुझे नहीं पता चल पा रहा था, लेकिन कुमार सर को पता चल रहा था। फिर जब लॉकडाउन थोड़ा खुला और क्लासेस दोबारा स्टार्ट हुई, तो कुमार सर ने मेरे को एक बार फ़ोन किया कि हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है झांसी में, आप झांसी जाकर के क्लास ले लोगे क्या एनवायरनमेंट की? मैंने कहा ऑफलाइन में मैं क्लास ले लूँगा, वो तो बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। माना कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, काफ़ी सीनियर हूँ। 2020 की बात है, उस वक़्त मैंने अपना आईएएस का प्रीवी निकाल लिया था। मैं मेंस लिख रहा था, ये बात मैंने किसी को बताई नहीं थी। मैंने कहा फिर फेल हो जाऊँगा, मज़ाक उड़ाएँगे, चलने दो। तो मैं मेंस लिख रहा था तो ये कॉन्फिडेंस था कि कुछ तो कर ही गए हल्का-सा। बट क्लास ले लेंगे तो यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं जैसे-तैसे मैंने कहा ठीक है सर मैं ले लूँगा। मैं पहुँचा, पूरी रेलगाड़ी में मैं याद करता हुआ गया कि बच्चा कोई ऐसी चीज़ ना पूछ ले जो मेरे को ना आती हो। कोई ऐसा क्वेश्चन मेरे से ना छूट जाए जो क्वेश्चन कल को पूछा जाए और मेरे नोट्स में ना मिले। सब कुछ रटता हुआ मैं गया, याद कर लिया, बिल्कुल पैक्ड था, तैयार था, क्लास में गया पहली बार। बच्चे थे करीब 70-80 बच्चे। और सब एकदम खड़े हो गए, तो मैंने कहा मेरे सामने भी लोग खड़े होते हैं, देखा था, अच्छा मैं ही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, फिर क्लास ली मैंने, धड़ल्ले से क्लास ली। मैंने कहा अब देखा जाएगा जो होगा, मैदान में आ गए हैं तो अब अच्छे से फिर तैरेंगे। क्लास खत्म हुई, मैं अपने रूम पे गया, मुझे लगा एक बहुत एवरेज टाइप की या शायद बिलो एवरेज क्लास हुई है। उधर से कुमार सर का फ़ोन आया कि तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा क्या हुआ सर, मैंने कोई गलती कर दी क्या? अरे नहीं भैया ये तुमने क्या करा दिया? मैंने क्या हुआ सर? अरे बच्चे क्या कह रहे हैं कि कौन सा टीचर उतार दिया आपने? अब इन्हीं से कराओ। मैंने कहा हैं? तो मैंने कहा सर मेरी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं होगा। जब पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया और बच्चे इतना प्रेम करने लगे, कोई पैर छूता था तो मैं पैर छूने से हमेशा मना कर देता था बच्चों को, आज भी नहीं छूने देता कोई छूता है तो, क्योंकि मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो मैं किस हैसियत से पैर छुलवाऊँ तो मैं नहीं छुलवाता था। बट जिस हिसाब से पैर छूने वालों के नंबर बढ़ने लगे, मुझे लगा शायद ये कुछ ज़्यादा ही प्रेम करते हैं। तो मुझे लगा शायद ईश्वर की कृपा है। क्योंकि मुझ जैसा आदमी जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता था, जिसे गली में कोई घास नहीं डालता था, घर में भी सब ये सोचते थे कि इस लड़के का क्या होगा भविष्य में। फेल होता हुआ लड़का, आज लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है भाई, हो सकता है फर्स्ट टाइम का सिलसिला हो। फिर कुमार सर ने बोला एक काम करो, अब तुम मथुरा जाओ क्लास लेने। मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। सेम कहानी मथुरा में हो गई। कि अरे तुमने यार मथुरा में तो इतना अच्छा जो है रिस्पॉन्स दिया है कि बच्चे एकदम फ़ैन हो गए हैं और बच्चे बड़ा प्रेम करते हैं तुमसे। और कुमार सर इतना खुश हो गए थे मेरे उस रिस्पॉन्स से कि उन्होंने मुझे उस समय एक फ़ोन भी गिफ्ट किया था, वन प्लस का फ़ोन था। वो फ़ोन मेरे पास अभी भी है, अभी भी चलाता हूँ। मेरे को बहुत कम चीज़ें ज़िंदगी में नसीब हुई हैं, जो भी मिली है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके लिए मैंने कितना वक़्त जो है किस तरह से गुज़ारा है। बहरहाल, तो मेरे पास वो फ़ोन अभी भी है। फिर आगरा का सिलसिला स्टार्ट हुआ और ऐसे धीरे-धीरे मैं चलने लगा। बीमारी मेरी यहाँ पर ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं था और धीरे-धीरे अब ये था कि मैं एजुकेशन लाइन में बड़ा चर्चित सा होने लगा। वहाँ से फिर दिल्ली कोचिंग से ऑफ़र आने लगा। जामिया में मैं क्लास लेने गया, वहाँ पे बच्चों ने बड़ा प्रेम दिया। दिल्ली की और बड़ी-बड़ी कोचिंग्स में मैं जाने लगा, लेकिन मैं फुल टाइम किसी कोचिंग से जुड़ा नहीं, क्योंकि मैं कुमार सर को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने मेरे को मौका दिया था। कई लोग कहते हैं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें यूज़ किया, कई लोग कहते हैं उनको तो अपना काम निकालना था, उन्होंने निकाल लिया। हर आदमी अपना ही फ़ायदा देखता है, मैं भी अपना ही फ़ायदा देखता हूँ। लेकिन मौका भी तो उस इंसान ने दिया, मैं उस इंसान को कैसे भूल जाऊँ? आज अगर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। एक प्रकृति और ईश्वर है, बाकी हर वो व्यक्ति है जिसने छोटे स्तर से बड़े स्तर तक मेरा साथ दिया, मैं कभी उसे नहीं भूलूँगा। मेरी ऑडियंस भी मेरा परिवार है, कि मुझे देख रही है, वो अपना 10 मिनट खराब कर रही है मुझे देखने में। वहाँ से जब कोचिंग्स में मैं जाने लगा, तो मुझे लगा कि अब कोचिंग्स में तो मैं जा ही रहा हूँ, क्यों ना खुद का कुछ स्टार्ट किया जाए। तो लोग प्रेम बहुत करते थे और बड़ा मेरे को फ़ोर्स करते थे कि अपना चैनल स्टार्ट करिए। तो लास्ट ईयर जुलाई में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। वो लड़का जिसको सुनने वाला कोई नहीं था, आज 1 साल हुआ है करीब-करीब, उसका परिवार लगभग-लगभग 3,60,000 सब्सक्राइबर का हो चुका है। हमारा दूसरा चैनल भी है, 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया है। इंस्टाग्राम पे भी लगभग-लगभग 3 लाख होने वाले हैं। मेरे पास आज के 1 साल पहले महीने के बस खर्चे लायक पैसे आते थे और आज आप सबके सपोर्ट की वजह से यूट्यूब पर मुझे स्पॉन्सरशिप भी मिलने लगी है, कुछ यूट्यूब से भी अर्निंग हो जाती है, कुछ कोचिंग से भी हो जाती है। इतना अच्छा खासा है कि जिस दिल्ली से गुज़रने पहले डर लगता था,
आज दिल्ली से गुजरता हूँ तो लगता है कि अच्छा इसे तो मैं हाँ, अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। अच्छा ये चीज़ मैं खा सकता हूँ। अच्छा मैं इस टैक्सी में जा सकता हूँ। अच्छा मैं इस फ्लैट में भी रह सकता हूँ। इस बड़े वाले फ्लैट में भी रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं प्रकृति की बड़ी कृपा मानता हूँ और जो लोग ये सोच रहे थे कि ये बीमार है, कल तक ज़िंदा रहेगा, नहीं रहेगा, उनको बता दूँ पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हर तरह की जाँच हो चुकी है, ईश्वर ने उसको भी ठीक कर दिया। जिन लोगों को लगता था कि ये तो मंदबुद्धि है, कुछ बोलेगा नहीं, हो सकता है उनको आज भी लगता हो, लेकिन मेरा जो परिवार है, जिसको कोई सुनने वाला नहीं था, आज जब इतने लोग सुनने के लिए कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे किसी का कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं चाहिए और अब ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है कि मुझे कोई रिकॉग्निशन चाहिए, क्योंकि जिस प्यार की कमी थी वो मिल रहा है। इतना तरसा उस प्रेम के लिए, जब वो मिलता है तो ऐसा लगता है ये सागर मिल गया क्या। मेरे लिए यही बहुत कुछ है और मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रेंथ पर काम करते रहना, बड़े-बड़े लोगों को पढ़ना, जितने लोगों को जान सकते हो जानने की कोशिश करना और बड़े-बड़े थिंकर्स को पढ़ना, कृष्ण को पढ़ना, बुद्ध को पढ़ना, महावीर को पढ़ना, ओशो को पढ़ना, बड़े-बड़े कवियों को पढ़ना, शायर को पढ़ना, जीवन का फ़लसफ़ा यहीं से समझ में आएगा। और कभी आपका अगर कोई दोस्त ना बने, तो किताबों को दोस्त बना लेना और आपकी कोई बात नहीं सुनना तो टेंशन मत लेना, एक दिन ये ज़माना खुद कहेगा कि आप बोलिए हम आपको सुनना चाहते हैं। बस यही मैं आपसे कहने वाला था और मेरे को ज़्यादा कुछ बोलने जैसा है नहीं, कई चीज़ें याद रहती हैं, कई नहीं याद रहती। काम का हमेशा लगा रहता है कि काम करना है और मैं तो जो स्टॉक की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको ये मंच दिया कि हम आप तक अपनी बात पहुँचा सकें और इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया हर तरीके से और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपने इस लायक समझा हमें और आप सभी का भी जो हमें इतना सुने, हमारे लिए बैठे और वो सभी दर्शक जो शायद वीडियो में देखेंगे, उन सभी का धन्यवाद और इसी प्रकार से आप अपने ऊपर काम करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।